बुढ़िया ने ये कपड़े भी धो दिए ना, और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। सारा दिन कपड़े धोने में निकाल देंगे तो फिर घर का बाकी काम कौन करेगा। रचना देवी जी की बड़ी बहू सालू अपनी सास से कपड़े धुलवा रही थी। तभी छोटी बहू नेहा भी अपने कपड़े लेकर वहां आ जाती है और अपने कपड़े भी धोने के लिए कहती है। रचना देवी जी दोनों बहुओं के कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोकर बैठी थी कि ये सालू कहने लगी, ए बुढ़िया आकर मेरी बर्तन धो दे। ठीक है बहू। रचना देवी जी कपड़े धोकर थक चुकी थी, किंतु फिर भी बहू के कहते ही उठकर धीरे धीरे चलते हुए किचन में जाती है और बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोने के बाद किचन से बाहर आती है तो तभी नेहा आवाज़ लगाती और कहती है, बुढ़िया अगर उसके बर्तन धुल गए हो तो आकर मेरे भी बर्तन धो दे। रचना देवी जी धीरे से कहती है, अभी आती हूँ बहू। और यह कहकर अपने कमर पे हाथ रखकर दूसरी बहू की किचन में चली जाती है और फिर नेहा की किचन के बर्तन भी धोने लगती है। बर्तन धोने के बाद रचना देवी जी बाहर आंगन में आकर खाट पे बैठ जाती है और सांस लेने लगती है। इतना काम करने के बाद रचना देवी जी के कमर में दर्द हो चुका था, किंतु अभी तो बहुओं के और भी काम करने थे। तभी दोनों बहुएं अपनी अपनी सब्जी लेकर आती हैं और कहती है, ए बुढ़िया ले पकड़ हमारी सब्जी काट दे। और रचना देवी जी दोनों बहुओं के सब्जी काटने लगती हैं। सब्जी काटने के बाद दोनों बहुएं ऑर्डर देती हैं, बुढ़िया जा कपड़े उतार कर ला। रचना देवी जी छत पर जाती हैं और दोनों बहुओं के कपड़े उतार कर लाती है। फिर दोनों बहुएं उन्हें कपड़ों की तह बनाने के लिए कहती है। तो रचना देवी जी दोनों बहुओं के कपड़ों की तह बनाती है। तो दोनों बहुएं अपने अपने कपड़े उठाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। तो दोनों बहुओं के कमरे में जाने के बाद रचना देवी जी भी अपने कमरे में आ जाती है। रचना देवी जी धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में अपनी चारपाई पे आकर बैठ जाती है। रचना देवी जी का कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक पलंग बिछा हुआ था और पलंग के बराबर में एक अलमारी थी जिसमें रचना देवी जी अपना सामान और कपड़े रखा करती थी। अलमारी के ऊपर एक संदूक रखा हुआ था, उसमें भी रचना देवी जी ने अपना सामान रखा हुआ था। उस कमरे का फर्श भी हर जगह से टूटा हुआ था। कमरे में रंग हुए भी पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, इसलिए कमरा वीरान और खंडर सा लगता था। रचना जी के कमरे में कोई भी नहीं आता था। अगर बहुओं या बेटों को कुछ काम होता तो रचना देवी जी को बाहर ही बुलाते थे, उन्हें कमरे में नहीं आते थे। दोनों बेटे तो अपनी माँ को देखते तक भी नहीं थे। सुबह जॉब पर चले जाते और रात को आते ही अपने अपने कमरे में घुस जाते थे, बस अपनी बीवी बच्चों में मस्त रहते थे। और जिस दिन छुट्टी होती उस दिन आधा दिन तो सोने में गुजार और सोने के बाद उठते तो नहा धोकर बाहर बीवी बच्चों को लेकर घुमाने चले जाते। रचना देवी जी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम राजेश और छोटे बेटे का नाम मुकुल है। पति रामलाल जी के देहांत को 5 वर्ष हो चुके हैं। रामलाल जी एक फैक्ट्री में काम करते थे। बहुत ईमानदार और सज्जन व्यक्ति थे। एक पैसे का भी ऐब उनके अंदर नहीं था। जो भी कमाते थे वो सही तरीके से खर्च करते थे। एक भी पैसे कभी गलत जगह खर्च नहीं करते थे। इसलिए कम आमदनी में भी उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। अगर कभी पैसों की कमी पड़ जाती तो वो ओवर टाइम कर लिया करते थे, परंतु कभी उधार लेकर अपना कोई काम नहीं करते थे। जब दोनों बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बन गए, दोनों बच्चों की अच्छी जगह नौकरी लग गई तो रामलाल जी ने दोनों बेटों की शादी कर दी। जब तक बेटों की शादी नहीं हुई थी तब तक तो रचना जी ही घर का सारा काम करते रहती थी, परंतु जब बेटों की शादी हो गई तो बहुओं ने घर का सारा काम संभाल लिया था। रचना देवी जी तब थोड़ा बहुत ही काम कर लिया करती थी। रामलाल जी जब तक जीवित थे तब तक तो दोनों बहुएं रचना देवी जी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। उनसे कोई काम करने को नहीं कहती थी।
परंतु रामलाल जी के देहांत के बाद दोनों बहुओं ने रसोई भी अलग अलग कर ली थी और धीरे धीरे करके दोनों बहुएं ने रचना देवी जी से बहुत ज़्यादा काम करवाना शुरू कर दिया था। रचना देवी जी को एक समय का खाना बड़ी बहू देती थी और एक समय का खाना छोटी बहू देती थी, परंतु खाने के बदले वो उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। एक दिन रचना देवी जी से उन्हीं बहुएं इतना काम करवाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान न बची थी कि वे यह सब झेल न सके। उन्हें बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो बेहोश होकर वहीं आंगन में गिर जाती है। रचना देवी जी को उनके बेटे बहुएं सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं और भर्ती कराने के बाद वहां से आ जाती हैं। रचना जी का इलाज शुरू हो जाता है। जब उन्हें थोड़ा होश आता है तो वो इधर उधर निगाह दौड़ाते हैं तो उन्हें अपने घर का कोई भी सदस्य नजर नहीं आता है। वो अपनी बेटी बहू को तलाशती रहती है, दूर दूर तक भी कोई नहीं दिखाई देता। वो उठने की कोशिश करती है परंतु उनसे खड़ा नहीं हुआ। वो अस्पताल में इतने लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करके घबरा जाती है। तभी नर्स उन्हें दवाई देने आती है तो उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछती है तो रचना देवी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नर्स उन्हें दवाई देती है और लेटा देती है। तभी पास वाले बेड में से एक बुजुर्ग महिला उतरती है और रचना जी के बेड पर आ जाती है। बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ भर्ती करा कर चले गए थे और अभी तक नहीं आए और आएंगे भी नहीं। चाहे तुम यहाँ तड़प तड़प के मर जाना। मैं कल से देख रही हूँ, जब से तुम्हें होश आया है तभी से तुम बस अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा करने से कोई फायदा नहीं है जब कोई आने वाला ही नहीं है। मेरी बहन, अब तुम रोना मत, खुद को मजबूत करो। ऐसे बच्चों के लिए रोना बेकार है। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर रचना देवी जी भी उठकर बैठ जाती है, मानो जैसे किसी ने उनके जख्मों पर मरहम लगा दिया हो, जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। रचना देवी जी कहती है, बहन, मैं बस अपनी बेबसी पर रो रही हूँ। कल से अभी तक भी मेरी खबर लेने कोई नहीं आया। मैं घर मर गई या जी रही हूँ, किसी को कोई चिंता नहीं है। भरा बुरा परिवार होने पर भी लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया में लावारिस हूँ। बुजुर्ग महिला कहती है, बहन, मेरा नाम रमा देवी है और मैं भी यहाँ परसों भर्ती हुई थी। बहुत तेज बुखार और कमजोरी हो रही थी, इसलिए भर्ती हो गई थी। और बहन, तुमसे क्या छुपाना, मैं भी भरे पूरे परिवार के होते हुए लावारिस हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही 4 साल पहले मुझे छोड़कर अपनी पत्नियां और बच्चों के साथ विदेश जा बसे। मेरे पति का देहांत तो 15 साल पहले ही हो गया था। उनके देहांत के बाद मैं बस अपने घर में लावारिस ही थी और बेटे और बहू के जाने के बाद तो अकेली हूँ। थोड़ा बहुत काम करके अपना गुजर बसर कर लेती हूँ। रमा देवी जी की बातें सुनकर रचना देवी जी को अपने कम लगने लगते हैं। वे मन में सोच रही थी कि मैं अकेली इस दुनिया में नहीं हूँ, जो बच्चे के होते हुए भी लावारिस हूँ, और भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में। तो रचना देवी जी रमा देवी जी का हाथ पकड़ के बोलती है, बहन, हम दोनों को गम एक जैसा है। हम दोनों ही समय की मार झेल रहे हैं। फिर दोनों बुजुर्ग महिला अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाते रहे। दोनों को बातें करते करते काफ़ी समय हो चला था। दोनों की सेहत में काफ़ी सुधार भी आ गया था। रमा देवी जी का अस्पताल से छुट्टी का समय आ चुका था। वो जाने से पहले रचना जी का हाथ पकड़ कर कहती है, बहन, तेरे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तबीयत देख कितनी अच्छी हो गई है। मुझे लगा जैसे मेरी बहन मुझे मिल गई हो। तुमसे बात करके मेरा दिल बहुत हल्का महसूस
कर रहा है। रचना जी ने भी उन्हें यही बात बोलती है, बहन देख मेरी तबीयत में कैसे ठीक हो गई, तूने मुझे बहुत साहस दिया है, मैं बहुत आभारी रहूँगी। रमा देवी जी भी कहती है कि आभारी होने की आवश्यकता नहीं है मेरी बहन, और यह ले मेरा पता, जब भी कभी मेरी आवश्यकता हो, सभी तेरा मन हो तो मेरे पास चले आना। रमा देवी जी अपना पता लिख कर रचना देवी जी को दे देती है। रचना देवी जी कहती है कि मैं आती रहूँगी। फिर दोनों गले लग जाते हैं और रमा देवी जी अस्पताल से अपने घर चली जाती हैं। रचना जी भी अब सेहतमंद हो गई थी तो अगले दिन वो भी अपने घर चली जाती हैं। घर जाकर देखती हैं घर में कोई नहीं था। उनकी बहुएं पड़ोस में गोद भराई में गई हुई थी। वो सबसे पहले किचन में जाती है, दाल चावल बने हुए थे तो वो थोड़ी सी प्लेट में डालकर अपने कमरे में आ जाती है और खाने लग जाती है। खाने के बाद अपने कमरे की सफाई करती है और फिर सो जाती है। कुछ समय पश्चात जब घर के अंदर बहुएं आती है तो किचन में जाती है। किचन में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो खाना देखती है तो उन्हें कम मिलता है। देखते ही चौंक जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि दाल चावल कहाँ गए, बच्चे तो हमारे साथ ही थे। दोनों किचन से बाहर आकर इधर उधर नजरें मारती हैं। फिर सास के कमरे में झांक कर देखती है तो ज्वालामुखी फट पड़ता है। सास अपनी खाट में आराम से सो रही है और बर्तन भी वही साइड में स्टूल पर रखे हैं। दोनों कभी सास के कमरे में आकर नहीं देखती थी, अपनी सास से घृणा करती थी। दोनों बाहर से ही चिल्लाती है, ए बुढ़िया बुढ़िया। सास की आँख खुल जाती है, वो एकदम से घबरा जाती है, उठ खड़ी होती है। हाँ बहू, हाँ बहू, वो हड़बड़ा कर बोले जाती है तो दोनों बहुएं उन पे बिजली की तरह चमक पड़ती है, शेर की तरह दहाड़ने लगती है। बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई जो चोरों की तरह घर में घुसने की और किचन में घुसकर खाना खाने की, तेरे लिए पका कर रखा था। हम तो सोच रहे थे बुढ़िया मर गई होगी, यह तो फिर से जीवित हो गई। लेकिन बुढ़िया अब तेरे बिना रहने की आदत हो गई है हमें, अब हम एक मिनट भी तुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। चल इस घर से दफा हो। बहू मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी, कौन है मेरा तुम्हारे सिवा, मुझे यहीं रहने दो। यहीं अपने कमरे में एक तरफ पड़ी रहूँगी और चार काम सवार भी दूंगी तुम्हारे। रचना जी हाथ जोड़े दुखी लहजे में बहुओं के आगे गिड़गिड़ाती जा रही थी, परंतु दोनों बहुएं दर्द से मस न हुई। कहने लगी कि हमारे काम हम खुद कर लेंगे, तू बीमार बुढ़िया हमें भी बीमार करके छोड़ेगी, चल दफा हो यहाँ से। और हाँ जाते जाते अपना कबाड़ ले जाना अपने कमरे से। रचना जी कहती है कि एक बार मेरे बेटे को तो आने दो, उनसे मिलकर चली जाऊंगी। बहुएं कहती है किस बात का इंतजार कर रही है बुढ़िया, कि तेरे बेटे दया खाकर रोक लेंगे, तेरे बेटों के आने से पहले हम तुझे बाहर निकाल देंगे। रचना देवी जी मजबूरन अपने कमरे में जाती हैं और अपना सामान समेटती हैं और बाहर आती हैं तो दोनों बहुएं कहती चल निकल, मुँह क्या देख रही है, खाएगी क्या हमें, चल भाग यहाँ से। रचना देवी दिल में पत्थर लिए, आंखों में आंसू की धारा लिए भारी कदमों से अपना सामान उठाकर घर से निकल जाती है और बाहर बैठकर सोचने लगती है, यह कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है मेरे नसीब ने मुझे, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। बच्चे होते हुए भी मैं आज अनाथ हो गई हूँ, यह बुढ़ापा भी और क्या क्या दिखाएगा, ईश्वर मेरी मदद कर। तभी उनके दिमाग में रमा देवी जी की तस्वीर उभर आती है। 5 मिनट वो इसी असमंजस में रहेगी, रमा देवी जी के पास जाऊं या न जाऊं। फिर मन में ही ठान लिया कि चल कर देखती हूँ। वो रमा जी के दिए हुए पते पे निकल पड़ती है।
इधर दोनों बहुएं अपने पति के आने से पहले ही रचना देवी जी के कमरे को धोकर उसका शुद्धिकरण करती है और चैन की सांस लेती है। अब रचना जी रमा जी के पति पे पहुंच जाती है, दरवाजा खटखटाती है तो रमा जी ही खोलती, क्योंकि वो अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती है। रमा देवी जी रचना जी को अंदर ले जाती है। पानी पिलाने के बाद सबसे पहले उनके लिए खाना बना लाती है। रचना जी खाना खाती है, फिर दोनों बातें करने लगती है। रचना देवी जी रमा जी को सब बातें बता देती है। बताते बताते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रमा देवी जी उनके आंसू साफ करती है और गले से लगा लेती है। रचना जी के पास अपनी सास के दी हुई और अपनी मेहनत से किए हुए कुछ गहने थे। एक तो उसमें से 10 तोले के सोने का हार भी था। कैसी भी परिस्थिति आए तो रामलाल जी ने रचना जी से कभी उनके जेवर नहीं मांगे। बेटों की शादी में भी उन्होंने जेवर खुद ही बनवाए थे, इसलिए रचना जी के सभी जेवर बच गए थे। उनकी बहुओं को नहीं पता था कि उनकी सास के पास इतने सारे जेवर हैं, नहीं तो वो उन्हें घर से कभी नहीं निकालती। हमारी माँ के पास जेवर है यह बात तो रचना जी के बेटे को भी नहीं पता थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बेटे को भी अपने जेवर नहीं दिखाए थे। रचना देवी जी के कमरे में वैसे भी कोई नहीं जाता था तो देखता है कौन। सब बेटी और बहू को यही लगता था कि रचना जी के पास तो 1 फुटी कौड़ी तक नहीं है। वो सारी जेवर रचना जी अपनी बहुओं को दान देना चाहती थी, किंतु उनकी बहुएं इस लायक थी ही नहीं कि वो अपनी सास से वो गहने पा सके। रमा देवी जी के घर के नीचे एक बहुत बड़ी दुकान थी। वो दुकान उन्होंने पहले किराए पे दे रखी थी, परंतु किराएदार दुकान खाली करने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से रमा जी ने उससे दुकान खाली कराई थी, इसलिए वो अपनी दुकान किसी को किराए पे नहीं देती थी कि कहीं कोई अकेली औरत समझकर कब्जा ना कर ले। रमा जी के दोनों बेटे उनको कोई खर्चा भी नहीं भेजते थे। वे बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। रचना देवी जी ने रमा देवी जी से कहा कि मेरे पास कुछ गहने हैं, क्यों ना हम इन्हें बेच कर नीचे दुकान में कोई काम कर ले, जिससे हमारे जीवन यापन के लिए बहुत कुछ खर्च निकल जाया करेगा। रमा देवी जी को रचना जी की यह बात समझ में आ जाती है और वो दोनों गहनों को बेचकर अपना व्यापार आरंभ कर लेती है और नीचे दुकान में जनरल स्टोर खोल लेती है। जनरल स्टोर खोलने में रमा जी का भांजा उसकी काफ़ी मदद करता है। अपने भांजे की मदद से वे दोनों धीरे धीरे जनरल स्टोर का पूरा काम समझ जाती है। उनकी दुकान की आमदनी आरंभ हो जाती है, जिससे उनका जीवन यापन आराम व्यतीत होने लगता है। धीरे धीरे उनका जनरल स्टोर अच्छा चल जाता है। दोनों अपने स्टोर पे काम करने के लिए लड़के और लड़कियां रख लेती हैं। अब रचना जी और रमा जी दुकान पे कोई काम नहीं करती थी, सारा काम वो लड़के और लड़कियों से करवाती थी, खुद हिसाब किताब देखती थी। दोनों बुजुर्ग महिलाएं उस घर में आराम से खुशी खुशी रहती हैं। दिन भर अपनी दुकान में व्यस्त रहती हैं। दिन में बीच बीच में ऊपर चक्कर लगाती है। जब रचना जी दिन में ऊपर आकर आराम करती है तो रमा जी दुकान संभालती है, और जब रचना जी नीचे आ जाती है तब रमा जी ऊपर जाकर आराम करती। रात में घर में आकर खाना बनाती और कभी बनाने का मन न करता तो बाहर से ऑर्डर कर लेती है। हंसी खुशी से सो जाती है। एक दिन रचना जी के बेटे और बहुएं उनके स्टोर से सामान लेने के लिए आते हैं। जब वो सामान ले लेते हैं तो रमा जी रचना जी को आवाज़ लगाती है, रचना जरा इधर आना, जरा इनका बिल बना देना। तभी अंदर से रचना जी बाहर आती है। उनके बेटे बहुएं की नज़र अपनी माँ रचना जी पर पड़ती है।
सारे बेटे और बहुएं उन्हें देखते रह जाते हैं। रचना जी कॉटन के कलफ लगे हुए महंगे साड़ी पहने हुई, कहाँ वो फटी हुई और मैली साड़ी पहनने वाली रचना जी और कहाँ यह महंगी साड़ी पहनने वाली रचना जी। दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क था। रचना जी के बेटे और बहुओं को यही सदमा लग जाता है और वे सभी अपनी माँ के पास आते हैं। उनके बेटे और बहुएं कहते हैं, माँ आप यहाँ नौकरी करते हैं क्या? रमास जी कहते हैं कि यह यहाँ नौकरी नहीं करते हैं, यह तो यहाँ के मालकिन हैं। यह सुनते ही मेरे और बहुओं के होश उड़ जाते हैं। अब बोलने की बारी रचना जी की थी। वे कहती है, तुम लोगों ने मुझे किसी लायक नहीं समझा। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद तुमने मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख दिया था। तुम लोग को यह नहीं पता था कि मेरे पास बहुत सारे जेवर थे और वो सब मैं तुमको देना चाहती थी, लेकिन सब तुमने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। तो हमने उन गहनों से अपना कारोबार किया और आज हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। उसके मुंह खुले के खुले रह गए। रचना जी की बहू को जब पता चलता है कि हमारी सास के पास इतने गहने थे, तब वो दोनों अपना सिर पीटती रह जाती हैं। बेटे और बहुएं रचना जी से माफ़ी मांगने लगती हैं और उन्हें अपने साथ घर चलने के लिए कहती हैं, परंतु रचना जी साफ इनकार कर देती है कि अब उस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। उमा जी उन चारों को वहाँ से भगा देती है। अब सब इतना सारा धन हाथ से निकलने पर पछताने की अग्नि में जल रहे थे और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, किंतु अब पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। रचना जी और उमा जी उन चारों को भगाकर चैन की सांस लेती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इंसान को किसी भी परिस्थिति में और किसी भी उम्र में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत न हारने वालों की हमेशा ही जीत होती है। तो दोस्तों, जो रचना जी ने अपने बेटी बहू के साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए देर से इजाज़त। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।